हेलो एवरीवन, हम आगे बढ़ते हैं ब्रांच अकाउंट में। स्टॉक डेटर मेथड का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था 12th नंबर नोट्स में से। 11th मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और 13 मैंने कहा था अरेंज करके रखना आप। तो 11th नंबर क्वेश्चन तो मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, उस सब आप चेक कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना। वैसे उसमें डाउट वाला कोई पॉइंट नहीं है, एक नॉर्मल लॉस वाला पॉइंट है और एक लिखा है आखिरी सेकंड लास्ट लाइन में इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिल्फर्ड। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिल्फर्ड मतलब कि पिल्फर्ड किसको बोलते हैं? छोटी मोटी चोरी होती है ना, उसको पेटी थेफ्ट बोल सकते हो आप उसको। तो 10,000 रुपए का ये लॉस भी हुआ पिल्फरेज के कारण और नॉर्मल लॉस भी हुआ 15,000 का। तो नॉर्मल लॉस जब लिख ही दिया उन्होंने, ठीक, तो ये नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट मैंने आपको क्या बताया था? नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा ही क्रेडिट व्हाट गोज आउट, स्टॉक में से गया तो क्या क्रेडिट करोगे और पूरा कहां ले जाओगे आप? पूरा बीएसए अकाउंट में ले जाओगे। पूरे कितने रुपए? 15,000 नॉर्मल लॉस के। लेकिन ये जो पिल्फरेज है ये एबनॉर्मल लॉस है 10,000, तो इसको आपको 2 हिस्से करना पड़ेगा। यहां पूरे 10 लिखोगे लेकिन 10 में से 2 हिस्से क्या करेंगे? एक जो लोडिंग वाला पार्ट रहेगा वो आएगा बीएसए में और जो कॉस्ट प्राइस वाला पार्ट रहेगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस मेरे हिसाब से इसमें और कोई डाउट नहीं था। इधर 4th लाइन में एक और डाउट हो सकता है, ये भी बता दूं मैं आपको। गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट इनवॉइस प्राइस 10 लाख रुपए। कितना गुड्स सेंड? 10 लाख। गुड्स सेंड हम कहां लिखते हैं? एक बार यहां लिखते हैं और एक बार हम स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखते हैं। तो लिखा है इंक्लूडिंग गुड्स इनवॉइस एट 20,000 to branch on 31st March but not received by branch before close of the year। यानी 20,000 गुड्स भेज तो चुके थे लेकिन ब्रांच तक पहुंचा नहीं, तो 10 लाख में इंक्लूड तो होगा ना, तो रहने दो इंक्लूड, सही तो है, गुड सेंड तो पूरा था, तो यहां कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम गुड सेंड वही लिखने देंगे। लेकिन इसका दूसरा इंपैक्ट कहां आएगा? क्वेश्चन ये, तो उसका दूसरा इंपैक्ट ये आएगा कि जब 20,000 रुपए का गुड्स आपका स्टॉक में बचा होगा, अगर ये गुड्स पहुंच जाता ब्रांच में तो स्टॉक में इंक्लूड होता है, लेकिन स्टॉक वहां तक पहुंचा ही नहीं। इसलिए जो ऊपर आपको सेकंड नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसका क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अगर नहीं देते तो हम बैलेंसिंग फिगर से निकालते। बैलेंसिंग फिगर से निकालते तो ऑटोमेटिक उस 10 लाख रुपए के फिगर में, यानी इधर हम 10 लाख लिखते तो 10 लाख में वो गुड्स इन ट्रांजिट भी इंक्लूड है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता तो गुड्स इन ट्रांजिट इंक्लूड रहता, अलग से इंक्लूड करना नहीं पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000, आप देखो ध्यान से 1,20,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही कैलकुलेट हो गया होगा ना, जबकि वो गुड्स से पहुंचा ही नहीं। यानी अगर वो गुड्स पहुंच जाता तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,40,000 होता। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो और गुड्स इन ट्रांजिट हो, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट। वो एक्सक्लूडिंग फिगर है क्योंकि उसका वैल्यूएशन पहले ही हो चुका था। ईयर एंड पे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, गोडाउन में जाकर स्टॉक की काउंटिंग होती है, फिर स्टॉक का कैलकुलेशन होता है, उस वक्त तक गुड्स पहुंचा नहीं था। इसलिए आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखना चाहिए? 1,20,000 तो आपको जो गिवन है वो लिखना चाहिए और 20,000 और लिखना चाहिए। आप चाहें तो बाहर आउटर कॉलम में 1,40 पूरा लिख दें, 1,40 अंदर 1,20 प्लस 20 गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से लिख देना, तो खुद को याद रहेगा। तो अब स्टॉक रिजर्व, जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहां निकलता है वो भी कितने में निकलेगा? 1,40,000 पे निकलेगा। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपको इस 11th क्वेश्चन बताए। एक गुड्स इन ट्रांजिट वाला बात बताइए, समझ में आ गई बात? यहां ऑलरेडी इंक्लूड है, इसको इंक्लूड नहीं करता। अगर एक्सक्लूडिंग होता तो फिर मुझे पहले यहां पे भी लिखना पड़ता, क्योंकि गुड्स सेंड तो सारा आएगा, जितना भी गुड्स भेजा वो सब वहां आएगा। और स्टॉक में क्यों किया हुआ समझ में आ गई आपको? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी गिवन है। अगर गिवन नहीं होता तो मैं बैलेंसिंग फिगर से लाता तो ऑटोमेटिकली जब डेबिट हुआ तो क्रेडिट भी होगा, इसी इंक्लूड हो ही जाएगा। दूसरा मैंने डाउट बताया आपको कि गुड्स पिल्फरेज वाला और नॉर्मल लॉस वाला, बस इन 3 के अलावा इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं 13th नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। सेलवेल लिमिटेड हैज 2 ब्रांचेस इन कोचीन एंड बेंगलोर। ये पूरा मैंने जो बना रखा है वो कोचीन और बेंगलोर ब्रांच 13th नंबर क्वेश्चन बना रखा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 नोट्स। तो मैंने आपसे कहा था इसको अरेंज करके रखना,
इसलिए मैंने भी इसको इतना अरेंज कर लिया है ताकि अपना इतना टाइम बचे, और मुझे लगता है ये सारे पॉइंट आपने भी अरेंज सही सही किए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ खास बात नहीं थी। फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं पूरा क्या लिखा हुआ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2003 गुड्स हैव बीन इनवाइस्ड टू कोचिन ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20% एंड बेंगलोर ब्रांच 25% अबव कॉस्ट। Branch do not maintain complete books of account. It means it is dependent branch, so all accounts maintain at HO level. ठीक। दूसरी बात, क्यों हम स्टॉक डेटर मेथड से ही करें, तो लास्ट रिक्वायरमेंट पर आओ आप। प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द HO बुक्स, इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन। तो अब तो क्लियर है ना आपको कि इसी मेथड से करना है, इतने सारे अकाउंट बनाना है। इसका मतलब ये स्टॉक अकाउंट इनवाइस प्राइस पर जब बनेगा तो इधर सब कुछ 120 पे लिखेंगे, ये तराजू 120 से चलेगा, और ये वाला 125 से डेबिट तो 125 से क्रेडिट, ये तराजू हमें मेंटेन करके चलना है ना। अब ओपनिंग स्टॉक एट इनवाइस प्राइस 10,000 ओपनिंग स्टॉक आप कहां लिखते हो, यहां लिख दिया होगा, और इसकी लोडिंग हम इस तरफ लिखते हैं स्टॉक रिजर्व के नाम से। अब आप सोचोगे इसकी लोडिंग निकालते हैं, तो आपने लोडिंग निकाली होगी तो फिगर आया होगा आपका 20/120 से 1667। लेकिन आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में आखिरी में लिखा है, क्या लिखा है लास्ट पैराग्राफ में आप देखें 2500 और 2000 रुपए, ये ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक शो द फॉलोइंग बैलेंस। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, तो लास्ट ईयर लोडिंग का परसेंट कुछ और होगा, इसलिए वो लोडिंग दी। तो जब दिए तो फिर वही मानना पड़ेगा ना, आपके 10,000 रुपए में इतने का प्रॉफिट इंक्लूड है, इसके 10,000 में इतना प्रॉफिट इंक्लूड, वो मानना है। तो हर साल का लोडिंग परसेंट अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपके पास अलग अलग स्टॉक रिजर्व हो सकते हैं। इस साल का जो निकालेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक पे, वो हमारे इस रेट से निकालेंगे 20 और 25, लेकिन लास्ट ईयर का तो दिया हुआ है, इसलिए स्टॉक रिजर्व एज इट इज ले लिया। ठीक है, आप चाहे तो लिख लेना गिवन, ये स्टॉक रिजर्व क्या है, गिवन है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन। नहीं दिया होता तो बराबर हम 20 और 25% ही लगाते। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, गुड्स सेंड टू ब्रांच कहां कहां आता है, एंट्री याद करो, बार बार बताने की जरूरत नहीं, वैसे 4 बार हो चुकी है। ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा, HO का स्टॉक कम होगा, और यहां से लोडिंग वहां जाएगी। तो ये कॉस्ट प्राइस पे 50,000, इसमें 20% जोड़ दिया 60,000, दूसरे वाले में 25% जोड़ दिया 50,000, ये एक बार यहां आ गया, यहां से इसकी लोडिंग निकलकर यहां आ गई। ठीक। रेमिटेंस बाय ब्रांच, ब्रांच ने रेमिट किया तो कैश अकाउंट डेबिट, HO कैश बढ़ेगा और ब्रांच का कैश कम हो जाएगा 80,000। और रेमिटेंस बाय HO, HO ने भेजा तो HO का कैश कम होगा, ब्रांच कैश बढ़ जाएगा, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रिटर्न बाय ब्रांच एट इनवाइस प्राइस, रिटर्न बाय ब्रांच एट इनवाइस प्राइस, तो ब्रांच ने रिटर्न किया कितने हजार रुपए, 3,000 रुपए, तो ब्रांच का स्टॉक कम हो गया, HO का स्टॉक बढ़ गया, और इस पर लोडिंग 500 रुपए, 500 रुपए यहां रिवर्स कर दी। कैश ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और वैसे भी कैश अकाउंट क्यों बनाना है, क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और मैंने वैसे भी कहा था कि जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे तो बनाना, क्योंकि दिया है बैलेंस, इसका मतलब वो कुछ न कुछ मिसिंग भी पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एट ब्रांच, ये रिटर्न सिर्फ किसके बीच में हो, कस्टमर ब्रांच को देगा बस, तो कस्टमर कम हो गए, ब्रांच बढ़ गई, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ा देना है हमें, कितने 5,000 और 4,000, ब्रांच का स्टॉक बढ़ा देना है, रिटर्न बाय कस्टमर। और बाय ब्रांच कैश क्यों लिखा, डेटर अकाउंट नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगले पैराग्राफ में आपको फर्स्ट लाइन मिलेगी, ऑल सेल्स एट ब्रांच आर फॉर कैश, कैश ही है सिर्फ, क्रेडिट सेल है ही नहीं, क्रेडिट सेल नहीं तो मैं डेटर अकाउंट क्यों बनाऊंगा। इसलिए जब आप रिटर्न करते हो, रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, रिटर्न करेंगे जब गुड्स को, तो सामने वाला गुड्स देगा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, और आपको क्या देना पड़ेगा, कैश, तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच कैश अकाउंट, इसलिए इसकी डबल इफेक्ट यहां आ गया। ठीक है, 5,000 और 4,000। एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच इन कैश, ब्रांच एक्सपेंसेस 9 and 3,000, 9,000 खर्चे, इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, ऑल द सेल्स एट द ब्रांच आर फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर कोचिन ब्रांच परचेस फिक्स्ड असेट्स वर्थ 4,000 एंड दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन फिगर ऑफ ब्रांच एक्सपेंसेस।
तो 9,000 रुपए में से 4,000 की तो असेट है, तो कैश गया, असेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो असेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में डाल दिया। और 9,000 में से 4 फील्ड असेट्स थी, बाकी 5 क्या थे, एक्सपेंसेस, और इसके एक्सपेंस कितने थे, 3,000। अच्छा, इन दोनों का डबल इफेक्ट कहां देंगे, इन दोनों का डबल इफेक्ट दे देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। तो ब्रांच P&L अकाउंट भी अगर आप बना लेते हैं तो वहां पर ये एक्सपेंसेस आ जाएंगे 5,000 और 3,000। ठीक है, चलिए आगे। फिर लिखा हुआ है कोचिन ब्रांच ट्रांसफर टू बेंगलोर ब्रांच स्टॉक कॉस्टिंग 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। बेंगलोर ब्रांच रेमिट 2,000 टू कोचिन branch during the year, and there was closing stock of 24,000 valued in invoice price at the Cochin branch. स्टॉक दिया हुआ है, इसका मतलब इस बार 24,000 इसका दिया हुआ गिवन। और आगे की लाइन में लिखा है देयर वाज नो क्लोजिंग स्टॉक एट बेंगलोर ब्रांच। यहां नीले ये भी कंफर्म कर दिया, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये भी कंफर्म कर दिया। तो इन दोनों जगह कंफर्म कर दिया कि यहाँ 24,000 है और यहां पर, तो तुरंत हम क्या करें, एक काम और कर देते हैं, वो कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी बना ही देते हैं। इस पर तो नील रहेगा और इस पर 24,000 पर। अब 24,000 रुपए 24,000, इस पर लोडिंग का अपना परसेंटेज 20, तो इंटू 20 डिवाइड बाय 120, 4,000 रुपए 4,000। ये काम भी पूरा हुआ हमारा। ठीक है, और कैश रेमिटेंस की बात कर लेता हूं। बेंगलोर ब्रांच रेमिट 2,000 टू कोचिन, बेंगलोर ने कोचिन को दिया। तो बेंगलोर ने अगर कोचिन को दिया है, ठीक है, ये कोचिन है, बेंगलोर ब्रांच है, 2,000 टू कोचिन, तो कोचिन ब्रांच का कैश बढ़ जाएगा कितने हजार रुपए से, 2,000 रुपए से। कहां से आया ये आया बेंगलोर ब्रांच कैश अकाउंट, ऐसा नाम लिख दो आप। क्या लिखेंगे, बेंगलोर ब्रांच कैश अकाउंट, और इसका कैश कम हो जाएगा, ठीक है, बेंगलोर का। तो कोचिन ब्रांच कैश अकाउंट 2,000, तो रेमिटेंस की एंट्री हो गई। बेंगलोर ब्रांच ने कोचिंग को दिया, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला कंसेप्ट लगा दो आप, तो ठीक है। अब एक ही शानदार एंट्री बची बस, बाकी तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया। तो इतना मेरे हिसाब से आप पूरा अरेंज कर चुके होंगे। अब मेन पॉइंट जो है वो एक तो कैश का था, तो कैश बहुत इजी रहता है क्योंकि कैश में लोडिंग का कोई झंझट नहीं, तो कैश एक ने दिया, एक ने लिया, खत्म। गुड्स, सेकंड लाइन में लिखा है कोचिन ब्रांच ट्रांसफर टू बेंगलोर ब्रांच स्टॉक कॉस्टिंग 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, 5,000 का गुड्स। अब याद करो वो वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था ट्रांसफर का कंसेप्ट समझाया था। मैंने ये समझाया था आपको ट्रांसफर का कंसेप्ट कि कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है। वैसे तो कोचिन ब्रांच ट्रांसफर, कोचिन ब्रांच बेंगलोर ब्रांच को ट्रांसफर कर दी, लेकिन मैंने कहा था बीच में ले आओ एचओ को, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं। वैसे अल्टीमेट इफेक्ट वही आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैंने वहां शॉर्टकट भी बताया था, 2 तरीके से एंट्री लिखवा रखी, आप देखना कि अल्टीमेट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एक का स्टॉक बढ़ेगा, एक का कम होगा, ये तो तय है। लेकिन एंट्री ऐसा होना चाहिए कि पहले कोचिन ब्रांच ने एचओ को दिया, फिर एचओ ने किसको दिया, ब्रांच को। कंसेप्ट ही तो मैं ऐसे ही करूंगा। कोचिन ब्रांच ने 5,000 रुपए का गुड्स एचओ को दिया पहले, कितने का, 5,000। तो कोचिन ब्रांच ने जब एचओ को दिया तो इसमें कोचिन ब्रांच का परसेंट 20 है। कितना परसेंट है, 20। तो कोचिन ब्रांच का स्टॉक कम हो गया होगा, ठीक है, और एचओ का स्टॉक बढ़ गया होगा। क्लियर। 5,000 रुपए का गुड्स 20% लोडिंग जोड़ दें अगर हम, तो 6,000 का हो गया। तो 6,000 का गुड्स यहां आया, ऐसे पहले शांति से इतनी एंट्री करें, ठीक है। एचओ का स्टॉक बढ़ा, कोचिंग का कम हो गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच, यानी एक तरीके से रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, यही तो एंट्री करते हैं।
फिर इसकी लोडिंग रिवर्स कर देते हैं हम यहां पर BSA अकाउंट में। कितने की लोडिंग थी? 1000। ये 1000 में यहां रिवर्स कर देता हूं टू गुड्स सेंट। ठीक है, ऑन ट्रांसफर आप ब्रैकेट में नीचे लिख देना ऑन ट्रांसफर। हो गया कंप्लीट। अब कहां गया गुड्स? एचओ ने गुड्स किसको दे दिया? बेंगलोर को। तो बेंगलोर का स्टॉक बढ़ जाएगा, लेकिन बेंगलोर का स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन यहां स्टॉक कम हो जाएगा ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बेंगलोर, कोचीन और बेंगलोर का स्टॉक, सॉरी बेंगलोर का स्टॉक बढ़ेगा और एचओ का स्टॉक कम होगा, तो एचओ का बेंगलोर वाला पार्ट कम हो जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम ये कि यहां लोडिंग का परसेंट 25% है, तो 5000 का गुड्स प्लस 25% उसमें जोड़ दें हम। ठीक है, तो ये हो जाता है 6250। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड, यानी एक तरीके से हमने गुड्स सेंड किया किसको? बेंगलोर को। और बेंगलोर को जब भी हम गुड्स सेंड करते हैं तो कितने परसेंट पे करते हैं? 25। ये खास बात है इस क्वेश्चन में। ऐसा नहीं करेंगे कि सर यहां पे 6000 का तो 6000 इधर आना चाहिए, ऐसा नहीं। एचओ अकाउंटिंग करा, इंडिपेंडेंट ब्रांच होती तो बराबर बात थी। इसने 6000 का दिया तो उसको मिला कितना? 6000 का। उसे क्या पता कि इसका ओरिजिनल प्राइस 5 है कि 4.5 है या कितने, तो वो 6000 का 6000 पे रिकॉर्ड करता है। लेकिन हम एचओ हैं, डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन कर रहे हैं, एचओ को तो पता है ना, एचओ को तो पता है कि 5,000 का ही गुड्स है ये। बस ये कि हम इसका अकाउंट मेंटेन करते हैं, जब भी मेंटेन करते हैं, जब 20% जोड़ के करते हैं, और इसका भी करते हैं 25% जोड़ के करते हैं। तो एचओ कर रहा है इसलिए ऐसा है। अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच होती तो बराबर सीधा इसने 6000 दिया, इसको 6000 मिले, बात खत्म। ठीक है, ये तरीका रहेगा। 6250, 6250। अब इस 6250 की लोडिंग यहां से 1250 रुपए हम ले जाते हैं BSA अकाउंट में। ठीक है, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक ने जब गुड्स दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, पहले इसके गुड्स में था ये, तो इसने सोचा था मैं इस पे इतने रुपए कमाऊंगा, लेकिन इसने गुड्स दूसरे को दे दिया। तो अब एचओ क्या सोच रहा है कि कोचीन ब्रांच अब इस पे कमाई नहीं करेगा। अब कौन करेगा कमाई? बेंगलोर ब्रांच। तो इसने क्या किया कि कोचीन ब्रांच की कमाई कम कर दी, डेबिट, और बेंगलोर ब्रांच की कमाई बढ़ा दी। तो एचओ कर रहा है सारी चीजें, इसलिए एचओ ध्यान रख रहा है इस बात का कि कौन कमाएगा इस गुड्स पे, ये कमाएगा, ये कमाएगा। तो अकाउंटिंग सारा कंट्रोल एचओ से हो रहा है, डिपेंडेंट ब्रांच, इसलिए इस तरीके से। तो जहां जिसकी लोडिंग होती है उतना ही करना हमेशा। तो आपने देखा रिटर्न में कितनी एंट्री घूम गई आपकी? 6000, फिर इसकी लोडिंग 1000, ध्यान से करना रहता है। फिर 6250, फिर इसकी लोडिंग 1250। और मैंने जो शॉर्टकट एंट्री बताई थी वो ये बताई थी कि आपके लिए अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग डेटा वगैरह कुछ निकलते नहीं। खास ये 2 अकाउंट है, इससे प्रॉफिट निकलता है, इससे स्टॉक निकलता है, या लॉस भी निकल सकता है। तो मैंने कहा था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इतना तो लिख देना, और इन दोनों के अपोजिट इनकी लोडिंग लिख देना। ये डेबिट है यहां, तो इसकी लोडिंग क्रेडिट में आएगी, ये क्रेडिट है तो इसकी लोडिंग डेबिट में आएगी। बस इतने से काम हो जाएगा आपका, शॉर्टकट। ठीक, चलिए मेरे हिसाब से अपने क्वेश्चन लगभग कंप्लीट है ना। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड एक बार पूरा चेक कर लेना चाहिए हमेशा। सारे आइटम हमारे कंप्लीट है। अब आप निकाल लें इसके बैलेंसिंग फिगर। अब क्या कमी आ रही है? जब इस क्वेश्चन में कहा गया था कि सारा का सारा गुड्स कैश सेल्स है, तो भाई सेल्स कहां आई? आपने गुड्स ब्रांच को भेज दिए, ब्रांच ने पैसा भेज दिया, लेकिन सेल्स का फिगर तो दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो सेल्स गायब है यहां पर, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी स्टॉक देंगे मैं समझ जाना कुछ तो गायब करेंगे। तो अब फिर वही बात है कि सेल्स में यहां से कैलकुलेट करूं, और डेफिनेटली सेल्स होगी तो कैश सेल्स होगी, तो वो सेल्स का फिगर यहां से बैलेंसिंग फिगर आए, या हो सकता है कैश अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आए, फिर वहां जाए। यहां तो एक और चीज आ सकती है, लॉस। तो यहां 2 चीजें बैलेंसिंग हो सकती है, लॉस भी आ सकता है। इसलिए आप कोशिश करना हमेशा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था डेटर अकाउंट से मैं सेल्स लाया था, इस बार कैश अकाउंट से देख लेते हैं। कैश में ओपनिंग 2000 था, एचओ से आए 15000, ब्रांच से आए 2000,
तो फिर इतने सारे पैसे आपने हेड ऑफिस कैसे भेज दिए, इतने खर्चे कहां से कर लिए, फिर भी आप बोल रहे हो 1000 बच गए। तो 4 बात मेन थी, मैंने कहा था, ओपनिंग क्लोजिंग, कैश आना और कैश के जाने का रीजन, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रह गई यहां पर, वो रह गई है सेल्स का पैसा, ब्रांच स्टॉक, ये आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा। यहां से सेल्स का फिगर लाएंगे, बैलेंसिंग फिगर होगा, ये बैलेंसिंग फिगर यहां लिखेंगे, कितना है देख लेते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर देखो, मैंने सारे बैलेंसिंग निकाल दिए, आपको एक बार समझा देता हूं। कैश अकाउंट में हम पूरा लिख चुके थे, कैश अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा था, डेबिट कम था, तो बैलेंसिंग फिगर 76,000 एंड 73,500। तो 70 ये पैसा आया डेबिट वर्ड कम से, तो कहां से आया, डेफिनेटली सेल्स से आया होगा, कैश सेल्स से, तो ये सेल्स का फिगर यहां से आया। तो डेटर अकाउंट से भी क्रेडिट सेल आती है, कैश अकाउंट से कैश सेल्स आती है। कैश सेल्स के अलावा यहां कुछ है ही नहीं, लिखा था क्वेश्चन में, तो यही पूरी सेल है आपकी, यही सेल यहां आ गई। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया आपका अकाउंट, यहां से यहां तक हमेशा ये 2 अकाउंट पहले होना चाहिए। मैंने आपको सिंगल एंट्री चैप्टर में बताया था कि सेल्स परचेज ये फिगर अक्सर गायब करते थे वहां, इसे यहां पर भी ये 2 अकाउंट में, यहां तो बैलेंसिंग जीपी आएगा, है ना, लेकिन इसलिए ये 2 पहले बनाना। अब यहां आता हूं, यहां पर सरप्लस या शॉर्टेज दोनों आ सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आए थे। तो पिछले क्वेश्चन में इधर कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको शॉर्टेज माना। नॉर्मल लॉस अज्यूम कर लो या एबनॉर्मल, जैसा भी आपको लगे, उसका ट्रीटमेंट में समझा चुका हूं। लेकिन इस बार आप देखो कि ये जो टोटल लगाया मैंने, ये गिवन था फिगर, टोटल लगा के माइनस किया, तो इस बार सरप्लस आ रहा है, दोनों में सरप्लस आ रहा है। तो सरप्लस का ट्रांसफर होगा बीएससी। सरप्लस का मतलब आप समझे क्या हुआ, सरप्लस का मतलब ये हुआ कि आपने डेफिनेटली ये जो गुड्स बेचा है ये 120 के रेट से नहीं बेचा, 120 के रेट से नहीं बेचा है। आपने हो सकता है कि गुड्स 120 की जगह 125 के रेट से बेचा हो, 135 में बेचा हो, तो ज्यादा में बेचा, ज्यादा में बेचा मतलब मार्क अप, तो 15 वो एक्सेस अमाउंट इधर आ गया, तो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो भी बैलेंसिंग से आ सकता है। और ये ज्यादा में बेच रहा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां आ जाएगा, क्रेडिट से। तो ये अकाउंट बंद हुआ, यहां से यहां फिगर गए, यहां बंद हुआ, प्रॉफिट आया, इसका क्रेडिट, लॉस आता तो क्या करता है, डेबिट। क्लियर बात, 2 अकाउंट कंप्लीट। यहां ये अकाउंट जब भी कंप्लीट करो तो एक बात जरूर देखना, अक्सर बच्चे स्टॉक रिजर्व भूल जाते हैं, क्योंकि स्टॉक लिख तो देते हैं लेकिन भूल जाते हैं इसका रिजर्व निकाल, ये जरूर निकालना, क्योंकि आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है। अब इसमें प्लस माइनस करने के बाद जब हमने देखा तो अल्टीमेट प्रॉफिट कितना है, 41,000 एंड 16,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ट्रांसफर टू ब्रांच प्रॉफिट है लॉस अकाउंट। क्लियर, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही एक्सपेंसेस था, तो बचा हुआ नेट प्रॉफिट आ गया, ये अल्टीमेट। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। और एक आंसर फिर बता दूं, बीएससी अकाउंट में होता क्या है, आपके पास जितना भी गुड्स होता है, ओपनिंग और गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, 2 गुड्स मेन होते हैं, और कहीं से रिटर्न आए या ट्रांसफर आए, तो इन सारे गुड्स पर आप कितना कमाओगे वो आपने सोच लिया था पहले से, लेकिन किसी कारण से नहीं कमा पाते हैं तो वो कम होता जाता है, ये रीजन रहता है। ये बिका नहीं इसलिए नहीं कमा पाए, तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट कम होगा क्योंकि गुड्स अनसोल्ड रहेंगे। तो कितना कमाया, 41,000 रियलाइज प्रॉफिट है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूरा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाए, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के वो लोग सब आप करना। तो मेरी तरफ से ये इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ लें आप। Number 14. Muff and Jet, retailers of ladies' fashion goods, having traded for many years from their only premises in Austin. अभी तक सिर्फ एक प्रेमाइसिस से काम चला रहे थे। ओपन टू स्मॉल बुटीक, ओपन टू स्मॉल बुटीक इसका मतलब नई ब्रांच, तो नई ब्रांच में ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। वन इन वाटरलू एंड अदर इन विक्टोरिया ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2003, अभी इसी साल। तो नई ब्रांचेस का मतलब कि ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, तो हम ओपनिंग बैलेंस की जगह नहीं छोड़ेंगे, और मिसिंग भी नहीं सोचेंगे कि मिसिंग फिगर ओपनिंग आ जाए। ठीक, नाम बड़े अच्छे हैं, विक्टोरिया एंड वाटरलू।
और फिर सीधे चलते हैं लास्ट रिक्वायरमेंट पर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉलम ऑफ फॉर्म द फॉलोइंग अकाउंट्स एज दे वुड अपीयर इन एचओ बुक्स। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। तो स्टॉक अकाउंट बनाना है, गुड्स एंड अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट नहीं पूछा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कैश अकाउंट मैंने कहा जाता एमपी नहीं है, लेकिन कैश अकाउंट उन क्वेश्चन में एमपी जरूर है जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया है, ओपनिंग नहीं होगा चलेगा क्योंकि नहीं ब्रांच। क्लोजिंग दिया मतलब कुछ मिसिंग होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर हम कैश अकाउंट नहीं बनाते तो कैश सेल्स ही नहीं आ पाती। तो आप क्वेश्चन करने के बाद समझ जाओगे ऑटोमेटिक। इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट नहीं पूछा, इसका मतलब इसकी जरूरत ही नहीं होगी, यानी इसमें कुछ मिसिंग होगा ही नहीं। फिर भी मैं समझाने के लिए बना दूंगा। और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। द अरेंजमेंट वर दैट ऑल स्टॉक फॉर रीसेल वाज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑस्टन means HO and taken into the branch stock books at cost plus 33:1/3%। यानी इस बार लोडिंग दोनों में सेम है, कॉस्ट प्लस 33%, अलग अलग नहीं है। ऑल सेल्स वर फॉर कैश, ये भी क्लियर हो गया। इसका डेटर अकाउंट नहीं बनाया मैंने, ठीक है। नो क्रेडिट बीइंग अलाउड। ऑल टेकिंग्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी स्मॉल पेटी कैश पेमेंट वर टू बी बैंक ईच इवनिंग। जितना पैसा आता है तुरंत रेमिटेंस कर दिया जाता है। सारा पैसा जितना भी कैश से पैसा आता है, छोटे मोटे खर्चे पेटी एक्सपेंसेस कट करके बाकी का पेमेंट कर देते हैं एवरी इवनिंग। ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच वर टू बी पेड बाय ऑस्टन। ब्रांच के वो कोई एक्सपेंसेस दिए होंगे, इट मींस उसके लिए पहले पैसा आया होगा एचओ से, फिर ब्रांच ने खर्च किया होगा। क्योंकि इनके पास जो कैश कलेक्शन आता है वो तुरंत रेमिट कर देते हैं। तो खर्चे एक्सपेंसेस के लिए क्या लिखा हुआ, पेड बाय एचओ। फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ ईच ब्रांच वाज टू हैव अ फ्लोट ऑफ 100। फ्लोट ऑफ 100 मतलब कि 100 रुपए रख लेते हैं चेंज के, सारा पैसा भेज दे एक एक रुपए। तो मान लो कल सुबह दुकान खोली, ये बुटीक खोला और कस्टमर आया। अब कस्टमर आया और उसने आपको 100 का नोट दिया, अब आपको उसको 10 रुपए वापस करना है, तो 10 रुपए भी नहीं आपके पास, तो क्या एचओ से मंगवाओगे? इसलिए हर ब्रांच अपने पास कुछ फ्लोट रखती है। मीन्स फ्लोट का मतलब हो गया क्लोजिंग बैलेंस। 100 रुपए कम से कम रखते हैं, बाकी सारा पैसा रेमिट कर देते हैं। Owing to the misunderstanding, proper branch accounts were not kept in the HO books। अभी तक ये प्रॉपर नहीं रख पाए थे। From the head office books you obtain the following। तो हेड ऑफिस बुक से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, कंप्लीट नहीं है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कारण कंप्लीट नहीं रख पाए थे। तो कुछ रिकॉर्ड आपको दिए, यानी सिंगल एंट्री जैसा क्वेश्चन है। जितने रिकॉर्ड समझ में आएंगे हम लिखते जाएंगे। और इसी चार्ट में आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा एंड फ्रॉम ब्रांच बुक्स। ब्रांच के बुक्स में भी कुछ एंट्रीज बताइए, लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच इसलिए है क्योंकि एचओ सारे अकाउंटिंग कर रहा है। ब्रांच की बुक्स का मतलब ब्रांच रजिस्टर वगैरह मेंटेन करती, कंप्लीट सेट नहीं रखती। कंप्लीट सेट रखती होती तो ट्रायल बैलेंस होता ना। तो ब्रांच बुक्स का मतलब ये मत समझ लेना कि सर ब्रांच भी तो बुक्स रख रही है तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन हो गया, नहीं, ये डिपेंडेंट ब्रांच का ही। फिर आगे एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। एडजस्टमेंट आप फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट देख लेंगे तो गुड्स परचेज लोकली, लोकल भी खरीद सकते हैं। दूसरा है ड्यूरिंग द सेल्स वीक ऑल प्राइसेस रिड्यूस, यानी कुछ मार्कडाउन भी, पूरा पढ़ लेना इसको। तीसरा ईच ब्रांच इज टू चार्ज 500 इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एचओ। एचओ इनको सर्विस देता है तो हर ब्रांच में 500 रुपीज सर्विस चार्जेस के नाम से डेबिट करना है। Each branch is to bear depreciation 10% of cost of fixtures and fittings, ठीक। और there are no stock or cash in transit, कुछ भी cash in transit नहीं है। तो ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन है। अब वन बाय वन फटाफट से हम करते जाते हैं। नंबर 1, कास्ट ऑफ फिक्चर्स एंड फिटिंग्स 3500 और 4200। असेट्स अकाउंट नहीं बनाया मैंने, जरूरत भी नहीं। आपको ये असेट क्यों दी, ताकि आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा पाए। कितने परसेंट बोला था, 10%। तो 10% से 350 और 420, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एक अकाउंट और बनाता हूं मैं यहां पर, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन आपका 350 रुपए का इस तरफ, और इधर कितना 420, 350 और 420 रुपए का डेप्रिसिएशन। दूसरा इफेक्ट असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट हमें बैलेंस शीट बनाना ही है। कैश फ्लोट एट ब्रांच 100। कैश फ्लोट मतलब कि ब्रांच के पास कैश बैलेंस है, फ्लोट 100 रुपए का,
ठीक है। ब्रांच वेजेस एंड ओवरहेड 6200 और 7300, तो ब्रांच एक्सपेंसेस कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। वेजेस कितने रुपए, 6200 और 7300। इसका दूसरा इफेक्ट देना है तो कैसे, तो ऊपर लिखा था ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, एचओ ने पे किए, तो एचओ ने अगर पे किए तो डायरेक्ट एंट्री हो गई ना, ब्रांच वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एचओ और कैश कम हो गए। या फिर आप दो इफेक्ट कैसे घुमा सकते हैं इसके, कि पहले एचओ से पैसा आया, ओपनिंग तो कुछ रखना नहीं है, पहले एचओ से पैसा आया कैश 6200 7300, फिर आपने वेजेस का पेमेंट कर दिया 6200 7300, तो पहले एंट्री हो गई ब्रांच कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एचओ का कैश कम हो गया, ब्रांच का कैश बढ़ गया, और फिर ब्रांच ने एक्सपेंसेस कर दिया, तो इसका डबल इफेक्ट कैश अकाउंट में गया, इसका डबल इफेक्ट यहां हो गया। गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट 27 एंड 36, यहां पर भी ओपनिंग स्टॉक की जगह नहीं छोड़ना है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड एक बार वहां आएगा, एक बार यहां आ जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब एक कॉस्ट प्राइस पर है 27,000 27, तो इसमें हम 27,000 में उसका 1/3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये आएगा 36,000। इनवॉइस प्राइस पे लेना है ना, कॉस्ट प्लस 1/3। और दूसरे केस में 36,000 है, 36,000 रुपए में 12,000 और जोड़ देते हैं, 1/3 है ना, 1/3 ऑन कॉस्ट लिखा हुआ क्लियरली, तो कॉस्ट अपनी है 36,000, 36,000 का 1/3 12,000, तो 48,000। एक बार यहां, ठीक है, दूसरी बार यहां 36 और 48। फटाफट से इसकी लोडिंग रिवर्स कर दो, BSA यहां से हम लोडिंग ले जाए 9,000, और इस पे कितनी बनाई थी हमने 12,000, यहां डेबिट तो यहां क्रेडिट, बाय गुड्स सेंड 9,000 एंड 12,000, ठीक है। यानी अगर इनका सारा गुड्स बिक जाएगा तो इतना कमाएंगे वो लोग। आगे चलते हैं। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट कॉस्ट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो गुड्स रिटर्न कर दिया तो बाय गुड्स सेंड अकाउंट कितने रुपए का, 300 रुपए का और 150 का, तो 300 का 1/3 जोड़ दे तो 400 जाएगा, और 150 का 1/3 जोड़ दे तो 200 जाएगा, ठीक है ना। ये कैसा आ रहा है, समझ आ रही है, कॉस्ट प्लस 1/3 याद रखने के लिए यहां लिख देते हैं 400 और 200। तो एचओ का स्टॉक बढ़ गया, ब्रांच का कम हो गया, लेकिन इसकी लोडिंग तुरंत हमें कहां ले जाना पड़ती है, बीएसए में। इस पे 100 रुपए, इस पे 50 रुपए, यहां डेबिट। यानी जब गुड्स रिटर्न आ गया तो अब इतनी कमाई कम हो गई, पहले सोचा था 9,000 कमाएंगे, लेकिन अब 100 रुपए नहीं कमाएंगे क्योंकि गुड्स से वापस आ गए। आगे चलते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच जितना भी कैश कलेक्शन होता है किसको भेज देते हैं, एचओ को। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ये एचओ बता रहा है, एचओ बता रहा है कि हमें उतने आए, ये एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंफॉर्मेशन थी। ऊपर लिखा था एक लाइन में, फ्रॉम द एचओ बुक्स यू ऑब्टेन द फॉलोइंग, तो 31,250 ब्रांच का कैश कम हो जाएगा और एचओ का कैश बढ़ जाएगा, 31,250 नहीं 450, सॉरी 31,450, और इसका 43,000। एंड फ्रॉम ब्रांच बुक्स, ये तो अब एचओ के बुक्स में से हमने कहा। अब ब्रांच भी कुछ इंफॉर्मेशन देती है, वो भी तो हर महीने या हर साल एक स्टेटमेंट बना के भेजते होंगे, कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, लेकिन स्टेटमेंट में तो बना के भेजते होंगे कि हमने इतना सेल किया, इतना पैसा आपको भेज दिया था, इतने एक्सपेंसेस किए, कुछ तो वर्किंग भेजते होंगे। तो वर्किंग क्या है, सेल्स की उन्होंने 32,350, और हम जानते हैं सारी सेल्स कैश सेल्स है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ब्रांच कैश, सारी सेल्स कैश सेल्स ही, तो कैश सेल्स में पैसा आएगा, ब्रांच के पास कितना है रुपए, 32,350, 32,350 एंड 43,340, 43,340, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट। वहां क्रेडिट क्यों, क्योंकि गुड्स गया ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स गया इसलिए क्रेडिट।
फ्लोट 100 रुपीज, 31 मार्च को ब्रांच बोल रही है हमारे पास 100 रुपए, तो हमने पहले लिख दिए, तो डबल थोड़ी ना है। वही पॉइंट ऊपर एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, वही ब्रांच है। एचओ बोल रहा था उनके पास 100 है, ब्रांच बोल रही मेरे पास 100 है, तो बात तो वही भी ना। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि सब चीज रिपीट कर दो, आप इसे ध्यान से पढ़ना। गुड्स परचेज एंड पेड फॉर लोकली, गुड्स परचेज एंड पेड फॉर लोकल, लोकली खरीद लिया किसने? वाटरलू ब्रांच खुद ने खरीद लिया। खरीदा तो स्टॉक बढ़ा होगा ना, स्टॉक तो बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा बिल्कुल, लेकिन स्टॉक बढ़ेगा लेकिन ब्रांच कैश, लोकल और पेड भी तो कर दिया, लिखा है एंड पेड फॉर, तो लोकल परचेज करके और पेमेंट भी कर दिया। कितने रुपए का गुड्स खरीदा? 500 रुपए का, फाइन रेट का एट कॉस्ट। 500 रुपए का गुड्स खरीदा तो आपकी जेब से गए कितने होंगे? 500 रुपए के होंगे, कोई डाउट नहीं होगा ना 500 रुपए। तो कैश क्रेडिट हुआ, ब्रांच कैश, और ब्रांच स्टॉक बढ़ गया। एंट्री क्या होगी? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच कैश। लेकिन प्रॉब्लम सुनो मेरी, कि हम जब पहले ही बात तय कर चुके हैं हर चीज इनवाइस प्राइस पर आएगी, तो फिर ये कॉस्ट पे कैसे हो सकती है? ये कॉस्ट प्राइस पर कैसे हो सकती है? ये तो कॉस्ट थी, तो इस पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर मुझे लोडिंग जोड़ना पड़ेगी। तो लोडिंग ऑन लोकल परचेज, लोडिंग ऑन लोकल परचेज, और लोकल परचेज पे लोडिंग का परसेंट आपको पॉइंट नंबर 1 में दिया है। द गुड्स परचेज लोकली वर सोल्ड एट मार्कअप ऑफ 50% ऑन कॉस्ट इन वाटरलू ब्रांच। यानी जब भी ये बिकेगा, ये बिका होगा इधर, तो कितने बिका होगा? 150 में, तो तराजू बराबर नहीं है ना। 100 में लिया और 150 में बेचा, तो आपको तराजू बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर भी 50% बढ़ाना पड़ेगा। तो 50% यानी 250, ये यहां डेबिट यहां क्रेडिट बाय, यानी एक साथ भी लिख सकते हैं साथ साथ। जैसे यहां पे इनवाइस प्राइस डायरेक्ट लिख दिया बने, फिर ये यहां लाया, फिर यहां से लोडिंग लेगा, तो हम इसको यहां क्यों नहीं घुमा रहे? क्योंकि एचओ ने नहीं खरीदा, इसलिए एचओ के इधर क्यों लाए? वरना हम 750 पहले यहां लाते हैं, फिर यहां से 250 रुपए वहां ले जाते तो भी सही होता। लेकिन क्यों लाए? जब डायरेक्ट पेमेंट हो गया तो डायरेक्ट पेमेंट हो गया, तो अल्टीमेट आपका बराबर हो जाना चाहिए। इनवाइस प्राइस से डेबिट है, इनवाइस प्राइस से क्रेडिट, बस ये होना चाहिए। हो गया। उस लाइन को अभी आगे मत पढ़ना, बस अभी इतना ही पढ़ना है, ठीक है? क्लियर? यानी जनरल एंट्री आप फिर से सुन लेना मेरी। जनरल एंट्री क्या हो गई आपकी? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू बीएसए अकाउंट, यानी ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। फिर बोल रहा हूं लॉजिक ये है कि इस पे हम कमाएंगे 9000, इस पे हम कमाएंगे 250, अगर सारा माल बिक गया तो। आगे चलते हैं। फिर है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें। आपके नोट्स में अगर 400 लिखा हो तो 300 कर लो उसको, और इधर विक्टोरिया में 240 कर लो, 340 की जगह। ब्रांच एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसमें कितना? 300, और इसमें कितना? 240। 300 और 240 कैश गया, और पीएनएल अकाउंट डेबिट। बैंक फॉर एचओ अकाउंट, ये जितना भी कैश आता है किसको कर देते हैं? बैंक एचओ को, यानी रेमिटेंस। कितना दे दिया? 31,450, तो वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना। ये बोल रहे हैं हमने आपको इतना दे दिया, और ऊपर एचओ ने भी तो यही कहा था हमें उनसे इतना मिल गया, यानी कोई भी इन ट्रांजिट नहीं, ये वही एंट्री है, तो रिपीट मत कर देना। गुड्स टू एचओ एट सेलिंग प्राइस, ये गुड्स टू एचओ, हमने गुड्स भेजा एचओ को 400 रुपए का, तो ये भी हम लिख चुके हैं, ध्यान से देखो इनवाइस प्राइस पे। वही बात उन्होंने एचओ ने कही थी। गुड्स टू अदर ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, ये अदर ब्रांच यानी ट्रांसफर है। ट्रांसफर है तो मैं क्या करूंगा? ट्रांसफर के केस में आपको बता चुका हूं। हालांकि ट्रांसफर के केस में मैंने कहा था कि पहले एंट्री यहां से फिर घूमती है, बट यहाँ दो ब्रांच में बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप पहले एक एक बात समझे। मैंने आपको इन शॉर्ट कहा था कि आप पहले जैसे 700 रुपए इसने सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर किए, तो वाटर दो ही तो ब्रांच है इनकी, कोई दूसरी ब्रांच थोड़ी ना, ये आपस में किए। 700 इसने दी किसको? विक्टोरिया को, तो 700 इस केस में क्रेडिट कर देता हूं, और 700 इस केस में डेबिट कर देता हूं। पहली बात क्लियर कर लिया, ठीक है? 700 रुपए का। और इस केस दूसरे केस में क्या है?
200 रुपए। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम आएगी, चलिए लिख देता हूं। इसमें कितना है 200 रुपए, इसने 200 रुपए दिए, 200 का ट्रांसफर इसने किया, तो 200 इसमें डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे हम दोनों केस में, सभी केस में क्या लिख देंगे, एक साथ भी लिख सकते हैं, एक ही जगह लिख देते हैं इसको 200 रुपए, इसको भी मैं एक साथ लिख देता हूं 200 रुपए। और इसकी एंट्री हम किसके थ्रू घुमाते हैं, गुड्स सेंड के थ्रू घुमाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीच में एचओ आ जाता है। अगर वाटरलू विक्टोरिया को ट्रांसफर करेगा तो बीच में ये आ जाएगा, और ये अगर इसको ट्रांसफर करेगा तो ये आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में एचओ, इसलिए एचओ के थ्रू, यानी एचओ का स्टॉक बढ़ेगा फिर एचओ का स्टॉक कम होगा। तो 700 रुपए का गुड्स इसने दिया तो एचओ का स्टॉक बढ़ गया 700 से, टू ब्रांच स्टॉक है ना, ये एंट्री बताई थी मैंने। एक का स्टॉक कम होगा, एचओ को बढ़, फिर एचओ अपने पास से किसको दे देगा, ये विक्टोरिया को। तो एचओ अपने पास से विक्टोरिया को दे देगा, तो विक्टोरिया है, ये विक्टोरिया का स्टॉक अकाउंट बढ़ेगा और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कम हो जाएगा। ऐसे ही 200 रुपए के लिए, ये 200 रुपए की एंट्री एक बार यहां आ जाए विक्टोरिया में, और ये 200 रुपए एक बार यहां आ जाए, यानी पहले गुड्स एचओ पे आया और एचओ ने फिर उसको भेज दिया। अब अच्छा, इसमें मैंने सेम फिगर क्यों लिख दिया, इसका रीजन समझ रहे हो आप, क्योंकि इसमें दोनों में लोडिंग सेम है। वरना पिछला क्वेश्चन याद करो, एक ने गुड्स भेजा था तो मैंने एक केस में लोडिंग 20% लगाई थी, एक में 25। यहां पे अगर ऐसा होता तो मैं यहां 700 रुपए लिखता, यहां कुछ और फिगर लिखता, लेकिन यहां पे 1/3 है, यहां पे 1/3 है, इसलिए दोनों की इनवॉइस प्राइस सेम है, इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया है, इजी। ठीक, तो मैंने हमेशा कहा ये याद, ये भूल जाओ चलेगा, लेकिन एक का स्टॉक बढ़ाना एक का कम करना ये जरूरी। और अब लोडिंग कैसे रिवर्स करोगे, तो जस्ट अपोजिट, इस 700 की लोडिंग यहां से बीएसए में जाएगी, तो 700 और 200 की 700 और 200 का 700 डिवाइड बाय 133, यानी 175 रुपए इस पे लोडिंग है, और इस पे 50 रुपए लोडिंग आ जाएगी। ठीक है, इसको 50 रुपए, ये यहां क्रेडिट यहां डेबिट, गुड्स सेंट, वो 175 और 50, ऐसी इन दोनों की लोडिंग इस तरफ आ जाए, टू बी एस 50 और 175, यहां डेबिट यहां क्रेडिट। बच्चे बस सिर्फ इतनी सी बात नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, बस इस एंट्री स्टार लेटर मेथड में कुछ नहीं खास, ये एंट्री घुमाने में, तो आप शांति से रखो ना। मैंने कहा यहां मत लिखना, चलो आप तो ये लिखना जानते हो ना, एक का स्टॉक बढ़ाना एक का कम करना, इनकी लोडिंग इधर की इधर रिवर्स कर देना। ये यहां 200 लिखे तो इसके इधर कर दिए, ये यहां पे 700 लिखे तो इसके 175 यहां लिख दिया मैंने, ये यहां क्रेडिट किया तो इनका डेबिट कर दिया मैंने, ऐसा कर देना, बराबर जाएगा इफेक्ट आपका। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 3,300 और 4,700, तो स्टॉक भी दे रखा है इस बार क्वेश्चन में, बैलेंस सीटी कितने रुपए का दे रखा है, 3,300 और 4,740। तुरंत इसके स्टॉक रिजर्व बना देना, क्योंकि भूल जाते हैं फिर बाद में। स्टॉक रिजर्व बना देते हैं 3,300 इंटू 33.33 डिवाइड बाय 133.33, ये हो गया 825 रुपए का स्टॉक रिजर्व बना देते हैं। और 4,740 इंटू 33.33 डिवाइड बाय 133.33, ठीक है 1185 इसका बनाते हैं हैंड टू हैंड। डैमेज ऑफ स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 20 और 15, डैमेज भी है 20 और 15 बहुत नॉमिनल अमाउंट है, इसलिए मैं इसको नॉर्मल लॉस मानता हूं 20 और 15। तो हम इसको नॉर्मल लॉस ट्रांसफर कहा कर देंगे, ट्रांसफर टू BSA इस अकाउंट में। मैंने कहा था नॉर्मल लॉस अगर मानूंगा तो पूरा का पूरा यहां ट्रांसफर कर देना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से नॉर्मल लॉस आपका पूरे 20 रुपए 15 रुपए यहां आ गए, यहां स्टॉक गया और लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 1 बाय 1 दोनों इंफॉर्मेशन मैंने कंपेयर कर दी। अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में फर्स्ट छोड़ता हूं, अभी सेकंड पर आते हैं। ड्यूरिंग द सेल्स वीक ऑल प्राइसेस वर रिड्यूस्ड बाय 10% एंड टेकिंग दिस वीक वर वाटरलू 9,000 एंड विक्टोरिया 1,080। ड्यूरिंग सेल्स वीक,
सेल्स वीक यानी एक सप्ताह की इन्होंने सेल लगाई होगी, होता ना स्टॉक क्लियरेंस से, वो भी रिड्यूस प्राइस पे, यानी सारा गुड्स जितना भी इन्होंने बेचा वो सब रिड्यूस प्राइस पे बेचा। कितने रिड्यूस बाय 10%, 10% कम कर दिया। यानी नॉर्मल कितने बेचते हैं ये, 100 रुपए का माल 133 रुपए में बेचते हैं, 133.33 नॉर्मल सेलिंग प्राइस इनकी है, उससे 10% कम पर बेचा इन्होंने। एंड टेकिंग दिस वीक वर्क, टेकिंग यानी कितना पैसा आया, टेकिंग मतलब कितना आया उस एक वीक में 9,1080, तो वो तो पैसा इसमें इंक्लूड होगा सेल्स में, अलग से थोड़ा लिखना है। ये इंफॉर्मेशन तो इसलिए बताई आपको इन्होंने कि इस सेल्स में 9,000 की ऐसी सेल है जो रिड्यूस प्राइस पर है, मींस मार्क डाउन है, यानी आपका तराजू गड़बड़ है, आपका तराजू गड़बड़ है। जो चीज आपको 133 रुपए 33 पैसे में बेचना थी वो आपने 10% कम पर बेची, 10% कम मतलब 13 रुपए 33 पैसे, यानी वो आपने 120 में बेची, 10% कम था, है ना, दोनों ब्रांच में। तो अब मैं जब तक यह 13 रुपए 33 पैसे और नहीं लिख देता तब तक ये तराजू बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यहां जो सेल्स का फिगर है वो सिर्फ 120 लिखा हुआ, 13 रुपए नहीं लिखे। अब अगर मैं 13 रुपए की एंट्री ना करूं तो गलती से वो स्टॉक में इंक्लूड हो जाएगा, जबकि वो फिजिकली स्टॉक है क्या, वो तो बिक चुका। तो मैंने हमेशा कहा है मार्कअप से लेकर आज तक बार बार बोल रहा हूं, कितनी बार बोल चुका हूं मैं आपको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 10% वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। सारी सेल्स पे नहीं निकालना है, सारी सेल्स पूरे साल भर थोड़ा ना आपने कम प्राइस पे बेचा, उस एक वीक में ऐसा करना। तो क्या फिगर आ जाएगा उसका, हम रफ वर्किंग में कहीं निकाल लेते हैं। मतलब यहां पे इसमें 9,000 है, 9,000 जो है वो आपका 120 वाला फिगर है, जबकि होना कितना चाहिए 133.33, या यूं बोल सकता हूं मैं, मुझे मार्कडाउन निकालना है, मार्कडाउन कितना कम पड़ रहा है इसका 10%, इसका 10% मतलब 13.33, तो 13.33 वाला पार्ट निकालो, 33 बहुत सारा लगा देना आप इसमें, है ना, ये हो जाएगा 9,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 13.333, तो 1,000 रुपए आ गए, 1,000 कितने रुपए आए, 1,000 रुपए राउंड फिगर में। यानी अगर मैं 1,000 रुपए और इसमें जोड़ देता हूं तो अब ये बराबर तराजू बराबर हो गया, ये 120 था, ये कितना था 120 वाला पार्ट, इसमें मैंने 13 रुपए वाला पार्ट और निकाल के लिख दिया, तो अब बराबर हो गया ना 133, ऐसा करना है। और ये मार्क डाउन कहां जाएगा, यहां से जाएगा BSA अकाउंट में। ऐसे ही दूसरी ब्रांच में भी वहां 1080 है, 1080 डिवाइड बाय 120 इंटू 13.333, सेम ऐसे ही, तो 120 रुपए वहां पर आ गए, 120 रुपए वहां के, ये यहां पर क्रेडिट यहां पर डेबिट, ठीक है। इसको मैं ब्रांच स्टॉक ब्रैकेट में एकदम मार्क डाउन लिख देना ताकि याद रहे, मार्क डाउन 1,000 है। ये ना आपने सोचा था कि गुड्स 133 में बेचेंगे तो इतना कमाएंगे, नॉर्मल प्राइस पे बेचेंगे तो इस 36,000 में 12,000 9,000 कमाएंगे, लेकिन आपने गुड्स कम में बेचा इसलिए आपने डेबिट कर दिया, तो मार्क डाउन लॉस होता है। ये पॉइंट बड़ा अच्छा था। दूसरा पॉइंट है आपका, इसका डबल फिक्स दे दिया मैंने। दूसरा पॉइंट है ईच ब्रांच इज चार्ज 500 फॉर सर्विस चार्ज, 500 रुपए चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब ये होता है कि ब्रांच का पेमेंट डेबिट होना, सर्विस चार्जेस, कैश पेमेंट नहीं, सिर्फ चार्ज करने का लिखा हुआ है, ठीक है, तो पेमेंट कुछ भी नहीं। ईच ब्रांच इज टू बियर डेप्रिसिएशन 10%, डेप्रिसिएशन आई थिंक अपन लगा चुके हैं, ठीक। एंड देयर वाज नो स्टॉक इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट, ठीक। अब सिर्फ ए पॉइंट बचा है, ध्यान से सुनना। गुड्स परचेज लोकली वर सोल्ड एट मार्कअप ऑफ 50% ऑन कॉस्ट, जो भी लोकल परचेज होती है वो 150% पे होती है, तो ये 150 हो गया। अब बिका भी होगा कितने में, 150 में, तो सारा अगर बिक गया होगा तो 150 डेबिट 150 क्रेडिट, हिसाब बराबर, क्लियर। लेकिन क्या लिखा है, इट्स क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड 60 इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस गुड्स, ऑल अदर सेल बीइंग एट मार्कअप ऑफ 33 ऑन कॉस्ट। तो इस एक को छोड़ के बाकी सब बिक गया 33, यानी बाकी सब तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस बिका, इसमें 60 रुपए वाला बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने यहां पर लोडिंग निकाली थी 825 3300 पे, ये हमने पूरी 33% से निकाली थी,
जबकि इस 3300 रुपए में आपको दो हिस्से करना है। एक आपका लोकल गुड्स है, लोकल गुड्स कितने का है, 60 रुपए का है, और बाकी का एचओ गुड्स है। तो 3300 में से 3334 ऐसा लिख देता हूं, स्टॉक वही लिखूंगा, 3300 ही रहेगा, लेकिन 3300 इस तरीके से लिखेंगे। अब ऐसा क्यों लिखेंगे सर? ऐसा इसलिए लिखेंगे कि मैं इस पर जब लोडिंग निकालूंगा तो ये कितना है, ये 50% लोडिंग वाला है, 50% जुड़ा हुआ है इसमें, यानी ये 150 है, तो 60 डिवाइड बाय 150 इंटू 50, इसमें 20 रुपए की लोडिंग आएगी। क्या करना है, 150, इसमें डिवाइड कितना करोगे, 60 में डिवाइड 150 इंटू 50, तो 20 रुपए की लोडिंग है। तो इस पे स्टॉक रिजर्व बनेगा लोकल पर, लोकल गुड्स पे 20 रुपए का। और ये जो 3240 रुपए है, ये तो अपना नॉर्मल 133 वाला है, तो इस पर आप डिवाइड बाय 133.333 इंटू 33.333, यानी कि 810 रुपए, एचओ वाले गुड्स पे 810, तो आपका स्टॉक रिजर्व ये आएगा 830 रुपए। ये फर्क हो गया। तो ये पॉइंट सिर्फ इतना सा था, स्टॉक में इंक्लूड था, ये कहना चाहते थे, पढ़ के देखना। इट्स क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड 60 इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस गुड्स, दिस गुड्स मींस लोकल गुड्स, ऑल अदर सेल बीइंग एट नॉर्मल, तो बाकी सेल बराबर ही, बस ये सिर्फ एक एक्सेप्शन था। तो ये एक्सेप्शन इसलिए दिया था कि आप स्टॉक रिजर्व से निकालो। कंप्लीट, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके फटाफट बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लेना। यहां पर अगर डिफरेंस आए तो हम इसको क्या मानेंगे, अगेन लॉस। लेकिन अगर नॉर्मल लॉस एक बार एज्यूम कर चुके हो तो अब बचा हुआ फिर एब्नॉर्मल लॉस मानना पड़ेगा। दो नॉर्मल लॉस क्यों मानेंगे? और अगर उधर आएगा तो सरप्लस, सरप्लस में कोई नॉर्मल एब्नॉर्मल का कंसेप्ट नहीं है। ठीक, ये अकाउंट मिल जाएगा। कैश अकाउंट मैंने कहा जरूरत ही नहीं थी वैसे इसको बनाने की, ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, गुड्स कैश सेल्स भी दिया हुआ, ये कैश सेल्स था, दिया हुआ था, गिवन है क्वेश्चन में। कैश रेमिटेंस भी दिया हुआ है, खर्चे भी दिए हुए हैं, तो कुछ मिसिंग कहां है? आप बताओ ना, क्या मिसिंग लाओगे? जरूरत ही नहीं। चलो टोटल लगा के देख लो आप इसका। तो ये मैंने आपका टोटल लगा दिया है, आप देखें जरा एक एक करके समझते जाए। नंबर 1, पहले इसका बैलेंसिंग फिगर निकालें, तो 820 सरप्लस आया। 820 को सरप्लस को मैंने यहां लिख दिया। ठीक, फिर मैंने इसका बैलेंसिंग फिगर निकाला तो 85 है। अब मैं इसको नॉर्मल मान चुका हूं तो इसको मैं एबनॉर्मल मान लेता हूं, ताकि दोनों ट्रीटमेंट आपको सीखने को मिले। एबनॉर्मल अगर मानता हूं, पिक्चर का शॉर्टेज, तो उसमें से लोडिंग वाला पार्ट में बीएसए में ले जाऊंगा 21 रुपए, और जो कॉस्ट प्राइस होगी इसमें 64, वो हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ये अकाउंट कंप्लीट हो गया आपका, टोटल लग गया। ये अकाउंट आप ट्रेडिंग में लिख के कर देना बंद, कुछ खास नहीं रहता है इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट लिख देना। इस अकाउंट में आपका प्रॉफिट आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट 7,995, 10,734 यहां पे। ठीक है, यहां पर एक्सपेंस सब लिख दिए, नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहां पर आपका। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट हो गया। कैश अकाउंट में आप ध्यान से देखें तो इस बार जितने भी सारे फिगर थे, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश सेल्स और वेजेस, रेमिटेंस सब था, इसलिए कुछ भी मिसिंग नहीं आया। आप देखो टोटली हो गया है, नहीं भी बनाते तो चलता है। इसलिए कैश अकाउंट पे आप ध्यान मत देना। कैश अकाउंट मैंने कहा ना, जिस क्वेश्चन में बैलेंसेस दिया हो ओपनिंग क्लोजिंग, समझ जाना कुछ मिसिंग होगा इसलिए बनाना, अदरवाइज मत बनाना। और जिस क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया कि आपको 4 अकाउंट बनाना है, तो क्या जरूरत है एग्जाम में एक और अकाउंट बनाने की? ये तो मैं समझाने के लिए लिखवा दिया आपको, वरना रिक्वायरमेंट में जितनी बात पूछे उतने अकाउंट बनाओ, क्यों ज्यादा बनाए? हो सकता है एग्जाम में रिक्वायरमेंट से 2 आए तो 2 ही बनाना, मत बनाना ये सब, क्योंकि ये अकाउंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए 2 मेन होते हैं। हो सकता है एग्जाम में से 2 ही पूछ ले आपसे, तो 2 ही बनाना। ठीक है, यहां तक अपना पूरा ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हुआ। मैंने कहा था बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे वीडियो बनाना पड़े, और मैंने जानबूझ के इसके वीडियो बड़े बनाए 1-1 घंटे के। अगर मैं आपको 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो अगर देता तो ये और भी ज्यादा आगे बढ़ जाता, ये चैप्टर और लंबा जा सकता था। और कई जगह मैंने डायरेक्ट फिगर लिख दिए सीधे, जैसे यहाँ टोटल लगाने में टाइम नहीं खराब करा। इससे हमने टाइम की बचत की ताकि हमारा कोर्स जल्दी हो सके। और कहीं भी मैंने ऐसा नहीं किया कि समझाने में कुछ कमी की हो। मैंने हर चीज को 2-3 बार 4 बार समझाया है।
यहां आपका पूरा कंप्लीट ब्रांच अकाउंट, सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं और नहीं करवाए जो क्वेश्चन, वो मैंने वैसे तो 90% मैंने ही करवाए आपको, कुछ क्वेश्चन दिए भी थे तो वो सब मैं चेक करवा चुका हूं। अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप इस पूरे ब्रांच अकाउंट को वापस से रिवाइज कर लें। रिवाइज कहां से करें? नोट से क्वेश्चन तो हो गए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करें, उससे रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार और ग्रिप भी बन जाएगी और इस बहाने स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं लूंगा आपका ब्रांच का टेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, और आप लोग इसी तरह कोऑपरेट करते चलें। अब बस हमारे अकाउंट्स में सिर्फ 2 चैप्टर बचे, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर आएंगे हम, और फर्स्ट ग्रुप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो 2 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर एएस पर आएंगे। या ऐसा भी कर सकता हूं कि पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करवा दूं फिर चैप्टर। चलिए देख लेते हैं जो भी होगा, फिलहाल आप ब्रांच तो कंप्लीट करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।